शरद प्रधान जी, क्या इसे इंटरनल डेमोक्रेसी की तरह देखें, आंतरिक लोकतंत्र की तरह जो बयान दिए जा रहे हैं, या ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपको? काश ये इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रदर्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबको मालूम है जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और खुल के हो रही हैं। अब तो काफी कुछ खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। और ये सबको मालूम है कि अभी भी जो हाल में जो मीटिंग हुई थी उसमें अंदर के लोगों ने बताया किस तरीके से वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक डिवाइडेड हाउस है, विभाजित घर है। और वहां पे एक लॉबी है जो योगी के अगेंस्ट है और एक लॉबी है जो योगी के फेवर में है। ये अलग बात है कि जो योगी की एंटी योगी लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग हुई, क्योंकि उसको संरक्षण प्राप्त है दिल्ली के आकाओं का, इस वजह से, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है। और इसमें ये बात काफी चर्चा में रही है किस तरीके से एक दिल्ली के पत्रकार जो अमित शाह के बड़े क्लोज हैं, उन्होंने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा जिसमें योगी के ऊपर पूरा ढिकरा फोड़ा लोकसभा के चुनाव का। फिर योगी की तरफ के लोगों ने कहा कि भाई उनकी जिम्मेदारी कहां से हो गई, जिसको टिकट सिलेक्शन में कोई रोल जिसका नहीं है, उनकी जो एडवाइस थी वो भी किसी ने नहीं सुनी, वो कूड़े में फेंक दी गई। और जब लोग हारे तो योगी का जब रोल ही नहीं रहा, उनकी फोटो नहीं होती थी पोस्टर्स में, सब जगह मोदी और मोदी की गारंटी जब उस पे है तो जिम्मेदारी किसकी हुई? तो योगी को जबरदस्ती जो है स्केपगोट बनाया जा रहा है, जिसे कि इसमें और उसमें जो पूरी लॉबी क्योंकि दिल्ली वाले पीछे लगे हैं। वो पहले से देखिए, योगी कभी भी ना तो मोदी की चॉइस थे ना अमित शाह की चॉइस थे। जब 2017 में बनाए गए हैं तब भी सबको मालूम है किस तरीके से मनोज सिन्हा को लाया जा रहा था, और फिर लास्ट मिनट पे मनोज सिन्हा के खिलाफ कुछ आरएसएस की एक लॉबी ने उनको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया और उस चक्कर में योगी जी बन गए। और ये उम्मीद से बने थे कि उनको बाद में उनका काम लगा दिया जाएगा, लेकिन योगी ने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया और 2022 के इलेक्शन में जब फिर से आ गए तो ये लॉबिंग खत्म हो गई। पहले भी चली थी, 21 में भी बहुत जोरों में चला था कि योगी को हटाया जाएगा। हाँ। अब ये फिर से पकड़ा गया है और मौका सारा ये है कि उनके ऊपर किसी तरह लोकसभा के हार का जो बहुत बुरा प्रदर्शन था बीजेपी का, इससे बदतर प्रदर्शन पॉसिबल नहीं था, उसका पूरी जिम्मेदारी योगी पे डाल के उनको हटा दिया जाए। शरद जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा राजनीतिक हालात पर यह चर्चा हो रही है। यूपी समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास खुद पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से चल रही है। मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर भी मुमकिन है कि बातचीत हो रही हो, और यूपी समेत जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर भी चर्चा होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और चर्चाएं तमाम होनी है। जो पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है उस पर भी बातचीत हो सकती है, और 4 राज्यों में जो यूपी समेत 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर भी, रणनीति बनाने को लेकर भी मंथन का दौर चल सकता है। लेकिन के शर्मा जी, एक बुनियादी सा सवाल है और बड़ा सवाल आपके ये है दरअसल कि जो कुछ हम यूपी में देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यह गुटबाजी है और इसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसको जो भी रंग देना चाहें, और यहाँ जो पत्रकार बैठे हैं उनकी भी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार लाइन है। लेकिन मुझे तो कहीं गुटबाजी नहीं दिखी। मैं तो स्वयं प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में था और स्वयं मैं वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक रहा। मुझे तो समझ नहीं आया, अब इनको कहाँ से इंद्रदेव ने इनको ज्ञान दिया मुझे नहीं पता। तो ऐसे इस तरह के जो है एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है और परसेप्शन बना भी रहे हैं। अभी भी जो आपने न्यूज़ चला है, मैं आप पे वो नहीं कह रहा हूँ, आपके रिपोर्टर ने कोई रिपोर्ट बताई होगी, लेकिन अमित भाई प्रधानमंत्री हाउस जा रहे हैं तो इसी उसको लेकर जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य, किसी को बता के जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में चर्चा करने। सामने जो है लोकसभा का सत्र चालू होने वाला है, तमाम इतने बड़े बड़े काम हैं, तमाम सरकार में हैं। हम इनकी तरह थोड़ी ना उसमें बैठे हुए हैं विपक्ष में, हम सरकार में हैं सर, देश की सरकार चला रहे हैं। तो हम जो है उसमें तमाम विषय हैं चर्चा के, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात ये स्वाभाविक रूप से संभव है। तो इसलिए ये एक 2 पक्ष होते हैं किसी भी घटनाक्रम को देखने का।
ठीक कहा कि आपको एक नजर आता है कि गुटबाजी, हमें नजर आता है ये नजर नहीं आता, हमें लगता है कि बड़ी स्पष्टता है। हमें कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या चीज कहना चाहिए, और ये हमारी प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है अखिलेश जी। और ये यदि प्रक्रिया नहीं होती एक जीवंत संगठन की, तो हम 2 सीट से लेके 303 सीट तक नहीं जाते। नहीं, मैं सर के शर्मा जी, ये सतत प्रक्रिया हमने हमेशा सतत प्रक्रिया ठीक है, लेकिन ये हार में भी की है, जीत में भी की। केशव जी तो खुद सरकार का और हिस्सा है, तो इसलिए ये मैं क्यों इसको कहना अच्छा पड़ता है कि मानता संगठन हूं। बड़ा है? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि ये बात तो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, और वो भी मंच पर आकर कहने की क्या जरूरत है? किसको बताना चाहिए? एक बात सुनिए, बस एक उदाहरण मात्र देता हूं मैं, एक उदाहरण देता हूं, सुन लीजिए। जब हम यहां चुनाव जीतते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं अपने पार्टी कार्यालय, और बाकायदा एक उनकी सभा होती है। उस सभा में वो क्या बोलते हैं, आप हर बार का उनका भाषण उठा के देख लीजिए। हर बार के भाषण के बाद ये कहते हैं हमें बड़ी जिम्मेदारी है, संगठन की कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन सर्वोपरि है। और वो प्रधानमंत्री हैं जो संगठन को कितनी महत्ता देते हैं कि पार्टी अध्यक्ष के नाम का नारा लगाते हैं कि नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये किसी और पार्टी में देखा है आपने? तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पार्टी में संगठन की कितनी महत्ता है कि देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जीत के बाद भी नारे लगाते हैं उनकी। तो मैं इसको आप कह रहा हूं कि भाजपा को समझने की जरूरत है सर। हम 2 सीट से लेकर जो 303 सीट आए हैं, सुरेंद्र राजपूत ऐसे नहीं आए हैं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।